हाँ, सभी कक्षा 12 के छात्र जो भूगोल लिए हुए हैं वो ध्यान से सुनेंगे। और शेष छात्र भी पढ़ सकते हैं, जो नहीं लिए वो भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बताया था जनसंख्या वितरण के संबंध में। मैंने बताया था कि विश्व की जनसंख्या पृथ्वी पर असमान रूप से फैली हुई है और इस संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। फिर सुन लीजिए, जॉर्ज बी क्रेसी ने जनसंख्या वितरण के संबंध में एक टिप्पणी दी है। वो ये है कि बहुत अधिक क्षेत्र पर कम लोग रहते हैं और बहुत कम क्षेत्र पर अधिक लोग रहते हैं। कहने का मतलब कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ का एरिया कम है और जहाँ का एरिया अधिक है वहाँ पर निवास करने वालों की संख्या कम है। जाहिर है कि विश्व की जो जनसंख्या वितरण है वो बेहद असमान है। हाई स्कूल की मेरी किताब कहाँ गई? एशिया महाद्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर 60.5% लोग निवास करते हैं। विश्व की जनसंख्या का 60.5% लोग वहाँ निवास करते हैं। बाकी फिर यूरोप महाद्वीप में 12.8%, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 7.9%, अफ्रीका में 12.7%, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 5.6%, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 0.5%। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे अधिक लोग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। विश्व की 2/3 जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो विश्व का जनसंख्या वितरण आसान तरीके से है, क्लियर है। अच्छा, इसके कारण भी हैं। जनसंख्या का असमान होना, इसका कारण है, कारण समझ लीजिए। पहला कारण है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों के अंतर्गत जैसे जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, मतलब किसी भी क्षेत्र में मनुष्य के रहने के लिए जल की उपलब्धता का होना अति आवश्यक है। क्योंकि लोगों को पीने के लिए, नहाने के लिए, कृषि करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। और जहाँ पर पानी की उपलब्धता पर्याप्त होती है वहीं पर लोग रहने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। तो ये जनसंख्या वितरण का कारक हुआ
पहला भौगोलिक कारक जल की उपलब्धता। इसके बाद अगला कारक है भू आकृति। भू आकृति भी जनसंख्या वितरण का एक कारक है। कैसे? जैसे जहां पर समतलीय मैदान होगा, उपजाऊ मिट्टी होगी, रहने के लिए, आने जाने के लिए, यात्रा करने के लिए सुगम व्यवस्था होगी, वहाँ पर लोग रहने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। और जहाँ पर ढलान होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, अधिक पैदावार नहीं होगी, उद्योग धंधे चलाने लायक वहाँ पर स्थान या धरातलीय जो स्थिति है वो ठीक नहीं होगी, तो लोग वहाँ पर बहुत कम रहने के लिए इच्छुक होंगे। तो ये भी आपका कारक हुआ भौगोलिक कारक भू आकृति। भौगोलिक कारक में दूसरा कारक है भू आकृति। अगला कारक भौगोलिक कारक के अंतर्गत आता है जलवायु। जिन प्रदेशों में मौसम में, यानी जिन क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन कम होता है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मतलब जिन क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन बहुत कम होता है और जहाँ का मौसम रहने के लिए अनुकूलित होता है, वहाँ लोग अधिक निवास करते हैं। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में लोग अधिक निवास करते हैं। अगला कारक है मिट्टी। भौगोलिक कारक अगला कारक है मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कृषि करने के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, पैदावार अधिक होती है, खाद्यान्न आपूर्ति होती है, इसलिए यहाँ पर लोग अधिक निवास करेंगे। तो जहाँ की मिट्टी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, वहाँ लोग अधिक रहेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको जनसंख्या वितरण का पहला कारक बताया भौगोलिक कारक, और भौगोलिक कारक के अंतर्गत आपको पॉइंट बताए जल की उपलब्धता, भू आकृति, मिट्टी, जलवायु। इसके बाद अगला कारक है आर्थिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का अगला कारक है आर्थिक कारक। लोग अर्थ को लेकर के भी लोग निवास करने के लिए इच्छुक होते हैं। जैसे जहाँ कहीं भी खनिज पाया जाएगा या जिस क्षेत्र में खनिज मिलता है, उत्खनन करने में जहाँ पर खनिज मिलता है वहाँ लोग अधिक रहने के लिए इच्छुक होते हैं, क्योंकि वहाँ से उनकी जीविका चलेगी और वहाँ रहने के लिए लोग पलायन कर जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ की जो आबादी है वो घनी हो जाती है। कहाँ की? जहाँ पर खनन पाया जाएगा। किसी क्षेत्र में खनन उद्योग होने से वहाँ की जनसंख्या सघन हो जाती है। खनिज पदार्थों के उत्खनन से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करने के साथ साथ रोजगार भी उत्पन्न करते हैं। मैंने अभी बताया कि भाई जहाँ पर खनिज पाया जाएगा वहाँ उद्योग धंधे चलेंगे, वहाँ के लोगों की जीविका चलेगी, इसलिए वहाँ लोग अधिक रहने के लिए इच्छुक होते हैं और धीरे धीरे वहाँ की आबादी सघन हो जाती है। तो ये कारण हुआ आर्थिक कारण, लोगों के रहने का या जनसंख्या वितरण का। अगला कारक हुआ आपका आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज। जहाँ पर खनिज पाया जाएगा वहाँ लोग अधिक रहेंगे। इसके बाद नगरीकरण। आप देखते हैं कि नगरों में रोजगार मिलते हैं, नगरों में
शिक्षा मिलती है, नगरों में अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण लोग गांव देहात से चल करके नगरों में बस जाते हैं और वहां की जनसंख्या सघन हो जाती है। इसके बाद आर्थिक कारक के अंतर्गत औद्योगिकीकरण है। औद्योगिकीकरण जिन क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं। मतलब जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण होगा, यानी जिन क्षेत्रों में अत्यधिक औद्योगिक विकास होगा, वहाँ पर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। और जब लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेंगे तो लोग वहाँ रहने के लिए इच्छा रखेंगे, कारण वहाँ की जनसंख्या घनी हो जाएगी। तो ये भी कारक आपका हुआ जनसंख्या वितरण का औद्योगिकीकरण। इसके बाद आपका ये जनसंख्या वितरण के जो कारक हैं ये आपने सुना। सुरक्षा, भाई जनसंख्या वितरण का एक कारक सुरक्षा भी होता है, यातायात होता है। भाई सुरक्षा को लेकर के भाई लोग जैसे किसी स्थान पर रह रहे हैं, वहाँ पर उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उनको किसी न किसी प्रकार का भय बना रहता है, तो अपनी सुरक्षा को लेकर के वो सुरक्षित स्थान पर पलायन करते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं, जिससे वहाँ की जनसंख्या घनी हो जाती है। और यातायात भी है, जनसंख्या वितरण का एक कारण यातायात भी है। जहाँ पर लोगों को आवागमन की सुविधा होगी वहाँ लोग अधिक रहेंगे। जैसे ऐसे क्षेत्र में लोग रह रहे हैं जहाँ से ना वो व्यापार कर पा रहे हैं और ना विषम परिस्थितियों में किसी से मिल पा रहे हैं, तो वहाँ से लोग पलायन करने का विचार बना लेते हैं और वो लोग ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ से सुविधापूर्वक उनका यात्रा हो सके, व्यापार हो सके और लोगों से मिला जा सके। तो ये यातायात भी एक कारक है जिसके तहत वहाँ की बस्तियाँ सघन हो जाती हैं। तो आपने अभी तक जनसंख्या वितरण के बारे में सुना। अब आप लोग आ जाइए जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब इस सूत्र को समझ लीजिए कि जनसंख्या घनत्व का आशय ये होता है कि प्रति वर्ग क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं। प्रति वर्ग क्षेत्रफल में कितने लोग निवास करते हैं, कहने का मतलब किसी इकाई क्षेत्रफल, किसी इकाई देश, प्रदेश या क्षेत्र में निवास करने वालों की संख्या और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, जनसंख्या घनत्व निकल आता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र पर 200 संख्या निवास करती है और वहाँ का क्षेत्रफल मान लीजिए 50 वर्ग किलोमीटर है, 50 वर्ग किलोमीटर है, तो जनसंख्या घनत्व निकालेंगे 200, जनसंख्या 200 है और क्षेत्रफल 50 है, 200 बटे 50 हो जाएगा ये।
5 चौको 20, यानी 4 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी वो क्षेत्र, वो मतलब ऐसा क्षेत्र जहां का क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर हो, ऐसा एरिया जहां का क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर हो और वहां पर 200 लोग रहते हैं, तो बताइए वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो हम क्या करते हैं कि वहां की जनसंख्या का वहां के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, तो हमारा जनसंख्या घनत्व आ जाता है। अब हमको ये पता चला कि इस 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, इस 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अगर 200 आदमी निवास करता है तो एक व्यक्ति के हिस्से में 1 वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति, 4 व्यक्ति निवास करते हैं। यही घनत्व हुआ, यही जनसंख्या घनत्व हुआ। तो जनसंख्या घनत्व आपकी समझ में शायद आ गया हो, फिर सुन लीजिए। किसी देश प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का आकार, कोई भी क्षेत्र हो उसका आकार तथा उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। परिभाषा सुन लीजिए फिर से। किसी क्षेत्र, देश, प्रदेश, कोई भी ले लो, चाहे देश हो, प्रदेश हो, क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, उसके अंतर्गत भूमि का आकार, भूमि का आकार का मतलब उसका क्षेत्रफल, भूमि का आकार का मतलब उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो किसी, फिर शुरू से, किसी देश प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का आकार यानी क्षेत्रफल तथा उसमें रहने वाले जनसंख्या, मान लीजिए उदाहरण बताया हूं ये, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या के बीच, यानी क्षेत्रफल और संख्या के बीच के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी उस क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या, उस क्षेत्र का आकार, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के बीच जो अनुपात है, उसी अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर सुन लीजिए जनसंख्या घनत्व। किसी क्षेत्र, देश, प्रदेश के आकार तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका आकलन प्रायः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में किया जाता है। यानी इसका जो आकलन होता है, जनसंख्या घनत्व का जो आकलन होता है, वो 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले संख्यों के रूप में किया जाता है। इसलिए भी बताया कि 1 वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति रह सकते हैं। अगर क्षेत्रफल इतना है, लोगों की संख्या इतनी है, यदि क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है और उस 50 वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रह रहे हों, तो उस
उसका संख्या घनत्व होगा 4। कहने का मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति रहते होंगे। तो अभी बताया मैंने कि इसका आकलन प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों के रूप में किया जाता है, रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में किया जाता है। जनसंख्या घनत्व की गणना भूमि के इकाई क्षेत्रफल से जनसंख्या में भाग दे देती है। अभी जो मैंने बताया, इकाई क्षेत्रफल का जनसंख्या में भाग दे देती है। इसके बाद आप आ जाइए जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण। जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण। जनसंख्या घनत्व का वैश्विक जनसंख्या घनत्व के वैश्विक वितरण को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च जनसंख्या जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। और नंबर 2 निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तीसरा है विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। आप इनको समझ लीजिए। जनसंख्या का वैश्विक वितरण, जनसंख्या घनत्व का वैश्विक वितरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, दूसरा है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, तीसरा है विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत हम बताएंगे, प्रश्न आएगा कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र से तुम क्या समझती हो? तो आप बताएंगे कि विश्व के ऐसे घने आबादी वाले क्षेत्र, विश्व के ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र जहां 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। फिर सुन लीजिए, ऐसे घनी आबादी वाले क्षेत्र जहां 200 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अभी मैंने बताया था, एक सवाल बताया था एग्जाम्पल में कि एक में 4 लोग
यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति निवास करते हैं। और मैं अब इसमें बता रहा हूं जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करने वाले स्थानों को हम उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में 200 लोग निवास करते हैं। इसके बाद अब आइए मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां 11 से 50 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में, ऐसे क्षेत्र जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 11 से 50 लोग निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। अब तीसरा आ जाइए, विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। प्रश्न आ जाए विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो आप बताएंगे कि ऐसे क्षेत्र जहां 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 1 व्यक्ति आए या 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 1 व्यक्ति ही निवास करता हो, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, अगले दिन पढ़ाएंगे।